हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर ने सन के अराउंड प्लैनेट के मोशन को बताने के लिए हमें 3 लॉ दिए, जिसे हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। क्या होता है? अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर एनालाइज द डाटा ऑन प्लैनेटरी मोशन कलेक्टेड बाय अ डैनिश एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्रेह. From his analysis, Kepler was able to formulate the 3 laws of planetary motion. देखिए, जोहान्स केपलर जर्मनी के महान खगोलिक वैज्ञानिक थे। 16वीं शताब्दी में डेनिश के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्रेह द्वारा कई प्रेक्षण दिए गए थे। केपलर ने टाइको ब्रेह के इन सभी प्रयोगों को प्रेक्षणों को बहुत ध्यान से अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्लैनेटरी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको और डीपली समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इलिप्स। देखिए, इलिप्स क्या होता है, ये देखिए मैंने इलिप्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाला है। इलिप्स ये होता है, उसके 2 फोकाई होते हैं F1 एंड F2, और उसकी जो सबसे लंबी डायमीटर होती है उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। देखिए, ये इलिप्स की सबसे लंबी डायमीटर है, इसे हम कहेंगे से मेजर एक्सिस, और इसकी सबसे छोटी जो डायमीटर होती है इसे हम कहेंगे माइनर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के आधे को कहेंगे हम सेमी मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस को आधे को कहेंगे हम सेमी माइनर एक्सिस। और जो हमारा सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। मतलब देखिए, ये इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं F1 एंड F2, और उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। इलिप्स की सबसे लंबी डायमीटर को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसको आधे को कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। इलिप्स की सबसे छोटी डायमीटर को कहते हैं माइनर एक्सिस, और उसके आधे को कहते हैं माइनर एक्सिस को आधे को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अब हम पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। देखिए, केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन with the sun is situated at one of the foci of the ellipse. This law is also known as law of orbit. देखिए, ये इलिप्स है, इलिप्स के 2 फोकाई है F1 एंड F2। F1 पे वन फोकाई पे सन सिचुएटेड है। F2 बताइए ये प्लैनेट है, ये सन के अराउंड मोशन कर रहा है सन के ऑर्बिट में, तो इसका जो मोशन होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। ये हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि प्लैनेट जो है सन के चारों ओर घूमता है, वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, वो होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है, और दिस लॉ पब्लिश इन 1609। देखिए, केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ। देखिए, ये इलिप्स है, इलिप्स के 1 फोकाई में सन सिचुएटेड है, ये सन, और ये जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर मोशन कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। देखिए, तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि देखिए, प्लैनेट को अगर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, और उसने जो एरिया कवर किया है वो 15 मीटर स्क्वायर किया है, अगर और उसे P टू P' जाने के लिए अगर 10 ही मिनट लग रहे हैं, तो उसने 15 मीटर स्क्वायर ही एरिया कवर किया होगा। मतलब अगर वो फर्स्ट 10 सेकंड में 15 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, तो अगले 10 सेकंड में भी वो 15 ही मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। ये हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ कहता है। इसे हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। और केपलर से सेकंड लॉ में कहा है, व्हेन अ प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम एंड इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इट्स स्पीड इज मिनिमम। ये क्यों कहा कि जब प्लैनेट सन के करीब होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो वो सन के दूर होता है प्लैनेट, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और उसकी स्पीड भी क्या होती है, कम होती है। और जो केपलर का जो सेकंड लॉ पब्लिश हुआ था वो होता है 1609 में। The square of period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit, and this law is also known as harmonic law, और इसे हम law of period भी कहते हैं। देखिए, क्या है ये हमारा, देखिए ये हमारा सन है, और ये प्लैनेट
जो है ये सन के अराउंड अपना मोशन कर रहा है ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जो सन है एक फोकाई में सिचुएटेड है, और इस इलिप्स की सबसे लंबी डायमीटर हम इसे कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसके आधे को कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। तो हमारा केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो प्लैनेट को सन के चारों ओर घूमने के लिए जो समय लग गया है, टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी डायरेक्टली आर का पावर 3/2। हमारा आर क्या है? मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। और ये केपलर का जो थर्ड लॉ है वो पब्लिश किया था 1690 में। तो देखिए हम पहले से रिवाइज करते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि जो इलिप्स है, इलिप्स के फोकाई में एक सन सिचुएटेड है, और जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में अपना मोशन कर रहा है। और केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो अगर प्लैनेट 10 मिनट में अगर 15 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है तो वो अगले 10 मिनट में भी उतना ही एरिया, मतलब 15 मीटर स्क्वायर एरिया कंप्लीट करेगा। और जो केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि प्लैनेट को सन के अराउंड जो टाइम लगेगा चारों ओर घूमने, उसका स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होगा से क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हम इस पे प्रॉब्लम चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ट्रिपल्ड। देखिए हमें पूछा है कि ड्यूरेशन ऑफ ईयर क्या होगा अगर अर्थ एंड सन का डिस्टेंस 3 टाइम्स होगा। हमने देखिए ये सन है, ये अर्थ प्लैनेट, ये सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करा, और हमने मान लिया कि ये R1 है जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है। देखिए लेट R1 बी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और जो टाइम पीरियड लगता है सर अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए, जो टाइम पीरियड होता है T1, वो होता है 1 ईयर, मतलब 365 डेज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या प्लैनेटरी मोशन टी स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या होगा? T1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 क्यूब, T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। मैंने T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर किया तो एक कांस्टेंट आ गया K। देखिए नेक्स्ट स्टेप में K कैंसिल, तो क्या होगा? T2/T1 होल स्क्वायर इक्वल टू R2/R1 होल क्यूब। तो क्या हो गया? T2/T1 इक्वल टू R2/R1 का पावर 3/2। हमें T2 निकालना है। T1 क्या दिया है हमें? 1 ईयर 365 डेज। और R2 क्या दिया है कि ट्रिपल्ड हो रहा है, सन एंड अर्थ के डिस्टेंस का ट्रिपल्ड हो रहा है। तो क्या आ गया? 3R1 अपॉन R1 का पावर 3/2, R1 कैंसिल, तो देख सकते हैं T2 365 इंटू 3 का पावर 3/2। 3 का पावर 3/2 मतलब √27, 365 मल्टीप्लाई है। अब 365 डेज मतलब 1 ईयर, हमें ईयर में पूछा है, डेज नहीं पूछा है। तो T2 1 इंटू √7 और √27 की वैल्यू है 5.196, तो T2 क्या आ गया हमारा? 5.196 ईयर्स। तो अगर सन एंड अर्थ के डिस्टेंस अगर ट्रिपल्ड हो गया तो हमें सर को जो और सर का जो टाइम पीरियड होगा वो हो गया 5.196 ईयर।